हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आज फिर से हम लोग आप लोगों के सामने क्यूज लेकर हाजिर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्यूज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम क्या होंगे? इसके सामने आपके पास चार ऑप्शंस हैं और आपके पास 3 सेकंड का समय है, क्योंकि अगर आप जीके में समय बचाओगे तो वही आप आगे बाकी समय विषयों में समय दे पाओगे। इस कारण से जीके को जितनी जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश किया करें। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अपस्फीति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत को अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? भारत में अधिकतम रोजगार किस गतिविधि से मिलती है? आप लोगों के पास 2 सेकंड का समय है, जल्दी बताएं। चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कृषि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर के नियंत्रण वृद्धि को क्या कहा जाता है? जल्दी इसका उत्तर बताएं। चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है मुद्रास्फीति। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैंकिंग विनियम अधिनियम भारत में कब में पारित किया गया था? यानी कब से पारित किया गया था ये अधिनियम? चलिए इसका उत्तर जल्दी बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 1949। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक खाली स्थान तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसकी आय से अधिक होता है जो उधार की राशि को छोड़कर प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं? चलिए इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है राजकोषीय घाटा, जो अभी कोरोना के पीरियड में सरकार को हो रही है बहुत ही बड़े पैमाने पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में फिच रेटिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास पूर्वानुमान में कटौती की है तथा अप्रैल 1 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 के लिए अपने 7% के पूर्व अनुमान से घटकर अनुमान लगाया है। इस वर्ष का अनुमान क्या था इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 6.8 जो अनुमान लगाया गया था, जिसे अब घटाकर -3 कर दिया गया है दूसरे क्वार्टर के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना के लिए अधिकार वित्तीय वर्ष कौन सा है? चलिए इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 2011-12, 2011 से 2012। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वर्क एक दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये लॉरेंज वर्क? इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? आय वितरण। हम लोगों का एवरेज आय वितरण पर पर्सन पर हेड कितना है? चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक स्थिति जहां सरकार की का आय उसके राजस्व से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बजट घाटा। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसका क्या आंसर था? राजस्व घाटा। ये क्या है? बजट घाटा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें एक विक्रेता और कई विक्रेता हों, मतलब कि एक बेचने वाला और कई विक्रेता उसको दोबारा बेचने वाले हों, तो उसे क्या कहते हैं? इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है क्रेता एकाधिकार, मतलब कि मोनोपोली। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस ग्राफ को क्या कहते हैं जो वस्तुओं के सभी संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और आर्थिक रूप से विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है? चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बजट रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्थिक संदर्भ में
मध्यवर्ती वस्तुओं में हमारा क्या तात्पर्य है? मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा क्या तात्पर्य है, ये आप लोगों को इस 4 जो ऑप्शंस हैं इसमें से बताना है कि किससे उसका क्या तात्पर्य है उसका। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है वस्तुओं के पुनर्विक्रय व उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तुएं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी वस्तु व सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग पर परिमाण है उसे क्या कहते हैं? चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है व्युत्पन्न मांग। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है गॉडफ्रीड हेबरलर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जब उत्पादन 0 के बराबर होता है तो चर लागत क्या होती है? जल्दी से इसका जवाब सोच लें। चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 0। आज का क्यूज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल इसी वक्त अगले नए कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।